गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास। हम देखने वाले हैं आज सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, देख के क्या लगता है? हमें पता है कि कंडक्टर्स क्या होता है, पता है, हमें पता है रेजिस्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो उनके बीच में कोई भी वैल्यू रहेगी जो रेजिस्टर इंसुलेटर की तरह कम कंडक्टिव भी ना हो, जो कंडक्टर की तरफ ज़्यादा कंडक्टिव भी ना हो, तो बीच में रहा तो उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? मोर कंडक्टिव, लेस कंडक्टिव देन कंडक्टर, less conducting than conductors, more conducting than insulators. तो हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है वो ना तो कंडक्टर की तरह कंडक्टिंग होता है, ना तो इंसुलेटर की तरह नॉन कंडक्टिंग, ये तो बीच में हो जाती है। तो लेट्स से रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सबसे कम रहेगा, फिर सेमीकंडक्टर का आएगा, फिर इंसुलेटर का आएगा। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर सबसे कम है, सेमीकंडक्टर का मॉडरेट है, बीच में वैल्यू है, इंडक्टर का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, इंसुलेटर का। एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर हम हीट करेंगे किसी भी कंडक्टर को तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। For conductors, C is equal to R naught plus alpha delta t, alpha greater than 0, resistance increases as temperature increases। ठीक है, हम इसका उल्टा भी यूज करते हैं कि अगर जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होगा। अगर हमें एकदम तगड़ा कंडक्टिंग चाहिए तो टेम्परेचर जितना कम कर सकते हैं कम करेंगे तो उतना ज़्यादा कंडक्टिंग बनेगा हमारा कंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, अल्फा इज पॉजिटिव। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए इसका उल्टा होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। अगर हमें दे रहा हो सेमीकंडक्टर इज लेस कंडक्टिंग देन कंडक्टर, कंडक्टर इतना कंडक्टिंग नहीं होता, लेकिन इंसुलेटर इतना बुरा भी नहीं होता कंडक्टिंग, नॉट मोर कंडक्टिंग देन इंसुलेटर्स। कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे कम है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर सबसे ज़्यादा। फिर कंडक्टर्स के लिए जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। For conductors, as temperature increases, resistance will increase. लेकिन for semiconductors, temperature increase होने पे resistance कम होता है, conductivity बढ़ जाती है। एक और प्रॉपर्टी हम यूज करना चाहेंगे सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर के जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस of a semiconductor और हमारे पास एक कंडक्टर सेमीकंडक्टर है, तो उसका एक और प्रॉपर्टी है कि उसको हम बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। और हमने नॉर्मली वायर के लिए उसको हम रेजिस्टेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको लेंथ चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए अगर हमें रेजिस्टिविटी चेंज करना हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं?
इंसिडेंट लाइट भी मिला सकते हैं। अंधेरे में आने रेजिस्टेंस, लाइट में आने रेजिस्टेंस, ये कर सकते हैं सेमीकंडक्टर यूज करके, हीट करके। हीटिंग से भी हमने रेजिस्टेंस बहुत चेंज हो जाता है। यहाँ पे कंडक्टर के लिए जितना चेंज होगा उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस के लिए। एंड तीसरा बाय मिक्सिंग इट फ्रॉम इम्प्योरिटीज। by mixing some impurities। तो अगर मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, उसमें थोड़ा सा मैंने इम्प्योरिटी मिक्स कर दिया, कंडक्टर बन गया। थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिक्स करने से बहुत ज़्यादा चेंज आता है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में। इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हम सेमीकंडक्टर जो यूज़ करते हैं कि आराम से उसका रेजिस्टेंस कंडक्टेंस चेंज कर सकते हैं हम। ये कर दिया रेजिस्टेंस, लो कर दिया रेजिस्टेंस चेंज। अगर हमें कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी चेंज करना पड़ता है तो बहुत हीट रहना पड़ता है या फिर शेप चेंज करना पड़ता है, और फिर अगर वापस नॉर्मल पे आना तो वापस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कंडक्टर में इंसिडेंट लाइट गिराने से हमारा चेंज हो जाएगा सब कुछ, उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, हीट करने से चेंज हो जाएंगे प्रॉपर्टीज, सब इम्प्योरिटीज मिक्स करके अलग प्रॉपर्टीज बनेंगे। एक और भी प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर का, semiconductor can be used for क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन अलाउ करंट थ्रू वन डायरेक्शन ओनली। Semiconductors can be used to allow current in one direction only। अब सोचिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। ऊपर वाले में भी करंट फ्लो करेगा, नीचे वाले में करंट फ्लो करेगा। सपोज मेरे पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और यहाँ पे हमें पॉजिटिव दे दिया, फ्लो कर जाएगा करंट। लेकिन अगर मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, करंट जीरो हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं सेमीकंडक्टर की। अगर हम सेमीकंडक्टर यूज करेंगे तो वो बस एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करेगा, दूसरी डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करेगा। ये यूज कर सकते हैं हम अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना हो, तो हम ऐसे डिवाइसेस यूज करेंगे जो इनपुट दोनों डायरेक्शन में, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा। ये काम करता है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस। एक्चुअल डिवाइस बनाते कैसे वो हम पढ़ेंगे बाद में, उतना जब आ जाएगा तो पढ़ा देंगे। पर ये एक प्रॉपर्टी है कि करंट एक ही डायरेक्शन में आता करता है। अगर हमारा करंट रेजिस्टर जैसा कुछ रहा, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर कुछ भी एक डायरेक्शन में हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन भी अलाउ करेगा। सेमीकंडक्टर सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ हो सकता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। एनर्जी डायरेक्शन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एनर्जी डायग्राम ऑफ अ सिंगल एटम। एक एटम ले लिया हमने, उसका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं। एक न्यूक्लियस के सेंटर में, इस पे चार्ज है Ze, ये डिस्टेंस है r, इस पे चार्ज है माइनस e, माइनस e। Ze और e माइनस, इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है अराउंड प्रोटॉन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ऑपोजिट साइड पर नेगेटिव आएगा पोटेंशियल एनर्जी, जब r 0 तक पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट, जब जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 के पास आएगा। ऐसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस u वर्सेस r का ग्राफ बनेगा। r क्या है? सेपरेशन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये ऐसे अगर एक इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो उसका ग्राफ ऐसे दिखेगा, मे बी 1s यहाँ पे रुक आ जाएगा, यहाँ पे 2s, यहाँ पे 2p, यहाँ पे 3s। ऐसे हमारे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी में अलग अलग हमारे ऑर्बिट्स रहेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे हम r बढ़ाएंगे वैसे ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, r इंक्रीज इम्प्लाइज u इंक्रीजिंग ग्राफ है। जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो है ये पाथ जो फॉलो कर रहे हैं ये पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। इधर पोटेंशियल कोई भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक एटम से लेकर दो एटम लेके आता हूँ जो हमारे शेल्स हैं, ये अलग अलग शेल्स के अलग अलग रेडियस पे अलग अलग शेल्स रहते हैं। अगर मैंने दो मॉलिक्यूल्स को दो एटम्स को पास लेके आया है तो दो एटम्स को पास लेके आया हूं तो क्या होगा, ये पोटेंशियल सेम है लेकिन एक बार पास आ गए ऐसे हमारे शेल्स इंटरैक्ट करेंगे। एक ही कांस्टेंट पोटेंशियल होना चाहिए, तो जैसे इधर आ गया मैं तो और ऐसे सर्कुलर नहीं घूम पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे और पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल सेम है, लेकिन एक बार यहाँ पे बस इसकी वजह से रहेगा, यहाँ पे इसकी वजह से भी आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग रहेगा क्योंकि ये बस एक के इंटरेक्शन से ये दोनों के इंटरेक्शन में से आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए जो हमारे पोटेंशियल सरफेस है उसका शेप चेंज हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल दो एटम इंटरेक्ट किए तो। दो एटम्स इंटरेक्ट किए तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इनर शेल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनर शेल बस अपने अपने प्रोटॉन के और अपनी केस के अराउंड घूमेंगे, लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के अराउंड घूमना चाहते हैं, दे आर अफेक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियस। और अगर किसी ने इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्राफ पूछा आपको, अगर किसी ने आपको इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्राफ बोला तो इसका पोटेंशियल ऐसा रहेगा, इसका पोटेंशियल ऐसा रहेगा। जो इस रीजन में है वो इनर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता कितना भी दो एटम्स पास आ रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पोटेंशियल दोनों के वजह से इंटरैक्ट हो रहा है तो दोनों के अराउंड घूमेंगे।
ये रीजन में जब है तो एक ही इस एक फर्स्ट पेयर होना है, ये रीजन में सेकंड पेयर होना है, ये रीजन में दोनों पेयर होना है। तो हम इफेक्ट देख सकते हैं कि अगर दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स पास आ जाए तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके साथ मूव कर सकते हैं। मतलब आप एक ही एटम के साथ जुड़े हुए नहीं हो पहले, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं उसको, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में भाग सकते हैं। इनको एनर्जी यस। तो हम इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, लेकिन बाकी के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे किसी एक एटम के अराउंड नहीं घूमते, दोनों एटम्स के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, तो ये एक एटम के लिए अच्छा है, लेकिन एक एनर्जी क्रिस्टल के लिए दिखाता है। क्रिस्टल में बहुत सारे हमारे पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस होते हैं, और जो हमारा आउटर मोस्ट शेल रहेगा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो हमारा जो शेल है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड ऑर्बिट करेगा। यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स एक के अराउंड करेंगे, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में कहीं पे घूम सकते हैं। ये पूरा उनका ही कोई भी क्रिस्टल के अराउंड मूव कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ ही रहेगा, किसी और के साथ भी इसका इलेक्ट्रॉन उधर भी चला जा सकता है, उसका इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो इनको नाम देते हैं, ये है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा का नाम क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो हम फिर से यहीं पे आ जाएंगे, ये जो रीजन है, जिस रीजन में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के साथ घूम सकता है हमारा, मल्टीपल न्यूक्लियस के साथ घूम सकता है हमारा इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ कैसे दिखेगा? तो ये सारे हमारे कंडक्शन बैंड में रहेंगे। भी कलर अलग यूज करना चाहिए था। और ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है इसमें सिर्फ इस शेडेड रीजन के बाहर बैलेंस बैंड बोलते हैं इसको, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहा उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं जो इलेक्ट्रॉन रहा तो इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के अराउंड घूमते हैं जो हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन बैंड में है, जो एक लिमिटेड नहीं है एक न्यूक्लियस के साथ, किसी भी न्यूक्लियस के साथ पाए जा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरलैपिंग रीजन ऑफ ऑर्बिटल्स इन लैटिस स्ट्रक्चर आर फ्री टू मूव इन बॉल लैटिस। these electrons are known as free electrons or conduction electrons है ओवरलैपिंग रीजन, ये ओवरलैपिंग रीजन है हमारा, जो सिर्फ ये सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, सारे एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो
तो हम ओवरलैपिंग रीजन ऑफ ऑर्बिटल्स बोलेंगे उसको। और अगर ओवरलैपिंग रीजन ऑफ ऑर्बिटल्स में है तो पूरे लैटिस में, पूरे क्रिस्टल लैटिस में कहीं भी घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन, पूरे लैटिस में कहीं भी घूम सकते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन, हीट ट्रांसफर एंड चार्ज ट्रांसफर। कंडक्शन हमने कहां पे देखा था? दो तीन जगह पे देखा था। इलेक्ट्रॉन का रिस्पेक्ट में कंडक्शन ऑफ चार्ज, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर conduction or transfer of charge, heat, electricity। तो अगर ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो हमारा जो कंडक्टर चार्ज नहीं कंडक्ट कर पाता, हीट नहीं कंडक्ट कर पाता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाता। लेकिन अगर मैंने एक कंडक्टर लिया उसमें है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैंने एक साइड में चार्ज दे दी और पूरा यहाँ तक भाग पाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेंगे, नेगेटिव चार्ज देते तो उससे दूर इलेक्ट्रॉन भागेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है चार्ज। हीट कैसे होता है? एक एंड को हीट करके तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह भाग जाएंगे, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और वो स्लो इलेक्ट्रॉन को वापस हीट करने चलेंगे, हीट करेंगे वापस भाग जाएंगे, नए इलेक्ट्रॉन आएंगे, हीट टॉपिक बाहर जाएंगे, नए इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी भी अगर करंट भेज रहा हूँ, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से करंट भेज रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भाग जाएंगे। तो इट कैन कंडक्ट चार्ज, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तीनों चीज़ों को कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर हम हीट में भी यूज़ करते हैं, कंडक्टर हम इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ करते हैं। तो यूजुअली जो हीट के कंडक्टर होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो ये कंडक्शन कर पाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है इनर शेल का नोन है वैलेंस शेल और बाउंडेड शेल, जो ओवरलैप नहीं हो रहा है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ये है इलेक्ट्रॉन के इनर शेल्स, अंदर जो ऑर्बिटल्स में ओवरलैप नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूमते हैं, उनको हम वैलेंस या फिर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ये कंडक्टर नहीं देखा है, सब कुछ हमने इस कंडक्टर नहीं देखा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो हमारा वैलेंस बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं यूजुअली। ऐसे सोच सकते हैं इसको हम, इलेक्ट्रॉन इनर्शियल और नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन एक एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन के लिए हम सिलिकॉन का हम लैटिस देखते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है वो बाकी सिलिकॉन के साथ। अब क्या हो जाता है, कोई एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, ये है सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ एनर्जी मिले हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो हम ये कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमने बीच में बोला भी था कि इम्प्योरिटीज डालेंगे, हीट करेंगे, लाइट देंगे, उससे हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर रहा है। ये हमारा वैलेंस बैंड है, हमारा कंडक्शन बैंड है। एनर्जी अलग अलग है, इसको थोड़ा सा एनर्जी दे दिया
रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग। तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा इलेक्ट्रॉन्स 700 के, अगर हम देखें तो जितना हम ज़्यादा हीट करेंगे उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। These conduction electrons are responsible for conduction in semiconductors. Conduction electrons are responsible for conduction in semiconductors. Conduction electrons are responsible for conduction in semiconductors. तो हमारा जितना हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से निकाल के कंडक्शन बैंड में डाल पाएंगे उतना ज़्यादा हमारा कंडक्शन होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्शन ज़्यादा होगा। तो हम टेम्परेचर के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। क्या क्या बोला था मैंने, हीट से निकाल सकते हैं, हीट कर दिया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा। कंडक्शन लाइट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है हमने, उसके जैसे ही अगर पर्टिकुलर रीजन का लाइट गिर गया तो वो एनर्जी से बैंड चेंज कर देगा, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला देगा। और तीसरा मैं बोला था इम्प्यूरिटी अटैक, तो इम्प्यूरिटी वाला बाद में लिखेंगे। और ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। अब देखते हैं हम हमारा एनर्जी लेवल्स कंपैरिजन। Comparison of energy levels. Comparison of energy levels. ये कैसे देखेंगे हम? सबसे नीचे 1s, 2s, 2p, 3s। ऊपर जा सकते हैं और हम, लेकिन ये अभी के लिए इतना काफी है। एनर्जी लेवल्स कैसे देखेंगे? 1s सबसे नीचे, 2s उसके ऊपर, 3s 2p उसके ऊपर, 3s उसके ऊपर। तो ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं। इस इतने एनर्जी पे वो 1s पे रहेगा, इतने एनर्जी पे ऊपर 2s पे रहेगा, इतने एनर्जी पे 2p में रहेगा, 3s पे रहेगा। तो ये है सिंगल एनर्जी। सिंगल एनर्जी हमारा जो एनर्जी लेवल है ऐसे दिखेगा, लेकिन कभी कभी हमारा सिंगल एटम नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है? एक लैटिस मिल जाता है। सिंगल एटम मिल गया तो बढ़िया बात है, ऐसे दिखेगा हमारा एनर्जी लेवल, एटम इन लैटिस बोलते हैं, सॉलिड लैटिस। तो हमारे पास फिर से 1s, 2s, 2p, 3s। लेकिन अलग क्या है इसमें? जो हमारा एक एटम है वो जैसे सरफेस के बहुत पास है तो उसका एनर्जी अलग रहेगा, एक हम अंदर रहेगा उसका एनर्जी अलग रहेगा। एक एटम है जो दूसरे एटम के बहुत पास है, अलग रहेगा। एक एटम है जो बाकी एटम से बहुत दूर है, अलग रहेगा। तो ये पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं, अगर एक पर्टिकुलर लाइन बोल सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनर्जी वायरस के एनर्जी के बराबर रहेगा। यहाँ पे हम वायरस का एनर्जी नहीं छोड़ पाएंगे, हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली यही इलेक्ट्रॉन रहेगा वायरस का, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इस रेंज में रहेगा वायरस का इलेक्ट्रॉन। वायरस के लिए स्पेशल के लिए 2s भी होगा, ये 3s में भी वही, 2p में भी वही होगा, 3s में भी वही होगा। ये हमारे कंडक्शन बैंड्स बनते हैं। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे बैंड एक्चुअली और थिक बनते जाते हैं। तो हमारा एक्चुअल डायग्राम थोड़ा अलग दिखेगा। 3s, फिर 3p, 2p, फिर 2s,
फिर 1s। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जितना बाउंडेड होगा हमारा इलेक्ट्रॉन उतना कम उसमें दूसरे बाजू वाले एटम्स की वजह से जो इफेक्ट करेगा वो कम रहेगा। 1s ऑलमोस्ट कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से ही एग्जिस्ट करता है, एनर्जी दे रहा है, दूर वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है उसका। तो 1s का बैंड गैप बहुत छोटा रहेगा, 2s का और बड़ा, 2p का और बड़ा, 3s का और बड़ा। जैसे हम दूर जा रहे हैं हमारे एटम न्यूक्लियस से उतना हमारे बाजू वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की वजह से जो इफेक्ट है वो बड़ा हो जाएगा और बैंड गैप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम फर्मी एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ये बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के लिए कैसे दिखेगा, कंडक्टर्स के लिए कैसे दिखेगा और इंसुलेटर्स के लिए कैसे दिखेगा वो देखेंगे।